नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत भारत की नदियां। यह रीजन ये है कि मेरे चैनल की पहली वीडियोज है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रयास करना एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर, और एक रफ और पेन आप हमेशा रख लो, जो कि आप लोग पढ़ते तो जानते ही होंगे, क्योंकि पढ़ाई बिना रफ और पेन के तो कुछ ही की नहीं होती। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज है संडे। हर संडे को एक वीडियो ऐसी आएगी जो कि आपके लिए बेहद ही जरूरी होगी, आपके नजदीकी परीक्षा के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि लेखपाल है, पुलिस है, कुछ भी आती है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो भारत की नदियां टॉपिक है यह बहुत जरूरी है। दुनिया में हम तो जानते हैं कि कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होगा जहां पर नदियां जैसी टॉपिक ना हो। तो आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्त प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आज संडे है तो संडे स्पेशल में मैं हर चीज को बताऊंगा, कोई एक बहुत खास टॉपिक के बारे में। वैसे हर शाम को आपको लेखपाल से तैयारी करते हुए जो भी वीडियोज होती हैं उससे सिलेबस की, वो आपको मिल जाया करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इस बात करते हैं हम भारत की नदियों के बारे में। देखो, पहले अगर हम किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लेना चाहिए। मतलब मेरे कहने का बात से ये है कि आपको उसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ही परम आवश्यक है। देखो कैसे बताता हूं। जैसे आप भारत के बारे में जानना चाहते हो, तुम्हें भारत का मैप पूर्णतः दिमाग में सेट होना चाहिए कि उसकी सीमा, पश्चिमी सीमा कहाँ है, पूर्वी सीमा कहाँ है, उसकी उत्तरी सीमा कहाँ जाती है, दक्षिणी सीमा कहाँ जाती है। आपको यही नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे उसके बारे में बाकायदा जानकारी ले सकते हो। देखो, जो भारत की नदियां हैं उन्हें हम अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो 5 भागों में कर सकते हैं। जैसे देखो, पहला जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, सिंधु नदी तंत्र आप यहाँ पर पाओगे देखने को। ठीक है, एक टॉपिक। दूसरा का आपका हो जाता है यहाँ पर गंगा। ठीक है, गंगा नदी तंत्र, जिसमें आपको जमुना पढ़ने को मिलेंगी, रामगंगा मिलेंगी, गंडक मिलेगी, कोसी मिलेगी, ऐसी चीजें। तीसरा का होता है आपका बहुत ही जरूरी चीज है जो कि ब्रह्मपुत्र वैसे है। ये सब अगर आप एक टॉपिक वाइज याद रखोगे, मतलब दिमाग में सेट रखोगे कि 5 भागों में है, तो वो एक एक करके पूरी नदियां याद रहेंगी। उसके बाद चौथा टॉपिक होता है पूर्वी घाट वाली नदियां। मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल खाड़ी में जितनी नदियां जाकर गिरती हैं इन्हें पूर्वी घाट नदियां कहते हैं। और ये है अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर में जो नदी आकर गिरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरब सागर की नदी। ठीक है, अब हमारी नदियां और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, एक दो नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पर जो राजस्थान में से लूनी नदी आती है, यहाँ पर लुप्त हो जाती है। तो इन चीजों को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब इनमें भी हम इससे जैसे 5 को पढ़ने चल रहे हैं तो इनमें भी हमें 2 चीजें जानना परम आवश्यक है। पहले की एक होता है जो कि ये है प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां। एक होता है हिमालयी नदियां। अब 2 चीजें देखिए, जितनी भी हिमालयी नदियां होती हैं वो जो है काफी ऊपर स्थित है हमारे अक्षांश में, इसलिए यहाँ पर बर्फ होता है, ठंडा प्रदेश है। जब बर्फ होता है तो पहाड़ों के बीच में हिमनद उपस्थित होता है, और हिमनद के थ्रू यहाँ पर हमारी नदियों में पानी आता रहता है, जिससे इसमें साल भर पानी बना रहता है। लेकिन जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ ट्रायंगल के रूप में पहाड़ मौजूद है। जैसे कि यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, और यहाँ पर आपका नागपुर का पहाड़ है, यहाँ पर विंध्य श्रेणी है। इस प्रकार से आप देखोगे कि हर जगह नदियों के लिए जो बाधक होता है पानी, ठीक है, ये जो पानी है यहाँ उपस्थित ही नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है बारिश के समय में ही यहाँ पर पानी होता है। लेकिन एक नदियां ऐसी है यहाँ पर जहां पर वर्ष भर पानी रहता है, जिसका नाम है कावेरी, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ठीक है, ये चीज जानते रहिए। ये तो हो गई कि मौलिक बातें में किसी चीज को शुरू करने से पहले जानना चाहिए। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको एक एक नदियों के बारे में। जो 5 टॉपिक हैं उनमें हमने डिवाइड कर लिया है इसे अपने नदियों। ठीक है, नदियों को मतलब 5 टॉपिक में डिवाइड कर लिया है। उसमें पहला होता है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखो दोस्त, इसके बारे में 1-2 चीजें आती है जो कि खास करके सिंधु से नहीं पूछेगा, लेकिन यहां से जरूर एक क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में मैं बताता हूं आपको। देखिए, ठीक है, देखो अभी सिंधु नदी तंत्र है, इसमें आपको 6 नदियां देखने को मिलती हैं। 6 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट नदी हैं। इनमें आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जानने को जो कि नदी से रिलेटेड रहेगी, लेकिन नदी से नहीं पूछा जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या बात कर रहा है। देखो कैसे बात कर रहे हैं। जो हमारा नदी तंत्र है इसके लिए जैसे यहाँ पर हम सिंधु नदी देखेंगे तो ये सिंधु नदी में सिंधु जल समझौता शामिल है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको भी नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं तो नदी की बात ज्यादा करेंगे। खैर उसकी आपको बता देंगे कि शॉर्ट स्टोरी में। देखो, अगर आपको उत्तरी भारत की नदियां सही सही जानना है, केवल 2 टॉपिक आप मैप से याद रखिएगा। 3 बिंदी आप यहां रख लीजिए। ठीक है,
उसके बाद जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर आप 3 बिंदी रख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो हमारा सिंधु नदी है वो हमारा यहां से निकलकर कश्मीर लद्दाख होते हुए, ठीक है, पाकिस्तान के यहाँ पर कराची में अरब सागर में गिर जाता है, ठीक है। और ये संपूर्ण नदी जो आएगी यहाँ पर मिठान कोट है पाकिस्तान में, वहां पर संपूर्ण नदियां मिल जाती हैं। अब देखिए कैसे बात कर रहे हैं। अब ये 3 बिंदी में क्लियर है क्योंकि तीनों बहुत महत्वपूर्ण नदियां यहीं से निकलती हैं। यहां से निकलता है आपका सतलुज, ठीक है, जो कि यहाँ पर चेनाब नदी मिल जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसे यहाँ पर पूरा नहीं लाएंगे। लेकिन जो यहां से यहां तक नदी आएगी इसे पंचानन नदी नाम से जानते हैं, ठीक है, वो आगे हम बात करते हैं यहाँ से। देखो और ये जो बिंदी आपके लिए रखे हैं पॉइंट, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो कि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसके बारे में जानना परम आवश्यक है। यहाँ पर माजुली द्वीप आपको मिलेगा जो कि विश्व की, भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली नाम का जिला भी है, ठीक है, आपको जाना चाहिए, असम राज्य में स्थित है। अब देखो अब एक बार क्रम से देखो, सिंधु नदी आपने देख लिया, सिंधु नदी बारे में कुछ जान लीजिए। देखो सिंधु नदी की लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो होती है 2880 किलोमीटर, ठीक है, कुल लंबाई। लेकिन भारत में इसकी जो एरिया है ये बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 710 किलोमीटर के आसपास यह भारत में एरिया अपनी शेयर करता है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में सिंधु नदी कितना एरिया कवर करती है आसपास, ठीक है। सिंधु नदी बहुत एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए आवश्यक है। कुछ लोग कभी कभी ये कहते हैं कि यार ये भारत की नदियां है, भारत अगर यहाँ पर एक बांध बढ़िया बना दे, ठीक है, यहाँ पर क्या करे, बांध बना दे सभी नदियों पे, तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान से में युद्ध करने को सकता ही नहीं है। पाकिस्तान तो बेचारा प्यासा मर जाएगा, रियलिटी है, मर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा राष्ट्रवादी होना मानवता के लिए घातक है। हम पहले किसी राष्ट्र के नागरिक होने से पहले एक इंसान है, ठीक है, हमें ये जानना चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पर लाख लगा देंगे पानी नहीं जा पाएगा तो चाइना इसके फेवर में रहता है, और चाइना से शुरुआत करता है, वो भारत को देख के चलता है। वो हमेशा जानता है कि भाई भाई में फूट डाल दूंगा तो मैं राज करूंगा, ठीक है। अब वो क्या करता है, इसको मिलाया है और इससे शुरुआत है गधा, ये भारत से हमेशा देख के चलता है, जबकि भारत के लिए हमेशा कभी गलत कार्य किया ही नहीं है। अच्छा अगर नहीं कर पाता तो बुरा भी नहीं करता है। अब ये जो पाकिस्तान है, अगर हम इसके लिए पानी रोक देते हैं तो चाइना जो कि तिब्बत के ऊपर अपना अधिकार कर चुका है, ठीक है, आप लोग जानते ही हो, उसने इसे जीत लिया है। उसके बाद में ये क्या करेगा, भारत को रोक देगा। अब भारत में क्या होगा, बहुत बड़ी भूखमरी आ जाएगी। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन में भगवान यानी कि प्रकृति द्वारा दी गई चीजों पर रोका नहीं जाता। एक बुद्धिमानी का भी लक्षण है। जहाँ के सब नागरिक हैं, जैसे हवा आप नहीं रोक सकते, पानी नहीं रोक सकते, एवरीथिंग प्रकृति खुद ब खुद यहाँ उठाकर वहां डाल देगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अगर हम संपूर्ण नदियों को जानना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए, वो क्रम से होना चाहिए। जिस दिन आप किसी भी चीज को क्रम से पढ़ना सीख लिए उस दिन आपको मैक्सिमम चीज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक के बाद दूसरा तीसरा अपने आप जुड़ा रहता है, ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कभी। देखिए पहले क्या है आपका, ये नदी है सिंधु नदी, ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं आपके लिए, ये सिंधु नदी, ठीक है। अब दूसरा नदी बहुत जरूरी है, झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये एक बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पर शेषनाग झील, क्या नाम है, शेषनाग झील, कभी पूछता है, ठीक है, शेषनाग झील यहीं तक आता है, ठीक है। ये क्या है, झेलम, ये क्या है, झेलम, ठीक है, ये है झेलम नदी। आपको झेलम नदी के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर जो राजा पोरस थे उन्होंने सिकंदर को ललकारा था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको मैथ बकायदे याद रहता है तो आप हिस्ट्री हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र, मतलब कुछ भी हो अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक समझ लो कि प्ले ग्राउंड है मैप, अगर इसे नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, ठीक है। अब क्या हो गया आपका, एक हो गया सिंधु, दूसरा का हो गया झेलम, तीसरा का क्या बचता है आपका, चिनाब नदी बचता है। ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी जो होता है आपका ये यहां से निकलता है, ठीक है। अब ये चिनाब नदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, इसे हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा आप अगर पढ़ रहे होंगे तो देखो जैसे हमने इसे डिवाइड राज्यों में नहीं किया है तो थोड़ा बहुत आपको इधर उधर देखने को लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे और एक बार जब आप एटलस पढ़ लोगे तो वहां पर आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका चिनाब नदी,
ये चिनाब नदी हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक नदी आता है यहाँ पर ब्यास नदी। क्या आता है? ब्यास नदी। जो कि ब्यास नदी जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। ब्यास नदी आकर सतलुज में मिल जाती है। अब एक नदी बचती है, आपको जानना चाहिए, इसका नाम है रावी, ठीक है। क्या नाम है? रावी। रावी आकर चिनाब में ही मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो पंजाब राज्य है उसे पंजाब कहा जाता है। पंजाब का मतलब होता है पंज धन आब, यानी कि 5 नदियों की भूमि। आब माने होता है नदियों की भूमि को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंजाब का नामकरण इसी के प्लस हुआ है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार ये जो नदी है तो कुल मिलाकर 6 हुए, तो पंजाब का है हम कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंजाब है उसकी सीमा पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए। और जब बंटवारा हुआ तो कुछ पंजाब का भाग भारत में रह गया और कुछ चला गया पाकिस्तान में। इसलिए अब जो नाम तो है पहले से वो तो पढ़ ही चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस प्रकार से आप जब पढ़ोगे तो मैप के थ्रू आप याद रख पाओगे। अब एक एक चीज के बारे में जानिए। अब ये जो झेलम नदी है, यहाँ से महाराजा पुर के बारे में आपको बढ़िया, मतलब पोरस जिसे कहते कहेंगे, पुर भी मिलता है। तो इनके बारे में बकायदा जानकारी आपको यहाँ से लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आज आप होमवर्क रूप में है कि आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ जो है, अब देखिए ये जो आपका सिंधु नदी है, अब इसके बारे में हम कुछ जानकारियां ले लेते हैं, ठीक है। अब कुछ जरूरी चीजें, जैसे ये जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है आपको जानना चाहिए कि यह निकलता है खाने ख्वाब हिमनद से। कहाँ के? ये जो जगह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये खाने ख्वाब हिमनद से निकलता है और ये जो है हमेशा आप कहीं भी जाओगे तो मतलब यही पाओगे, मतलब एवरी पुस्तक में मैक्सिमम, कि यहाँ जो नाम है इसे मानसरोवर झील है, ठीक है। ये तो सबको मालूम है, लेकिन मानसरोवर के ही नाम से ये भी जाना जाता है, ये भी जाना जाता है। इसका कारण ये देखिए, कहीं आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, देखो जो मानसरोवर झील है तिब्बत की एक बहुत ही बड़ी झील है। आप सोच सकते हो कितना पानी होगा इसमें, कि ब्रह्मपुत्र जैसी नदी को उसने जन्म दिया है। बहुत पानी है, बहुत पानी है। तो उसी पानी में से, जैसे सपोज करो ये है कोई एक गढ़ा है, उसमें छोटी छोटी नालियां फूटी हैं, ठीक है, चारों तरफ। तो उनमें से एक गढ़ा ये है, एक आध गढ़ा और है, इसी प्रकार से आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से है यहाँ पर एक सतलुज रिवर राकसताल। क्या नाम है? राकसताल झील। यहाँ से आपका सतलुज निकलता है और ये है खाने ख्वाब हिमनद। दो चीजें, ये झील है, ये हिमनद है, दोनों में अंतर क्या? हिमनद पृथ्वी से ऊपर होता है, ठीक है, और झील जो होता है पृथ्वी से नीचे होता है। कैसे? समझिए बात को। पानी जब आप कहीं जाओगे देखने होगे तो झील के लिए गढ़ा किया गया रहेगा, वहां पर प्राकृतिक हो या कृत्रिम मौका पर झील बना रहता है, वहां पानी इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जो हिमनद होता है वो पहाड़ियों के बीच में, जैसे आरी बगल 4-5 पहाड़ियां हैं, बीच में बर्फ की मात्रा काफी लंबे समय तक टिकने की वजह से वहां पर रुकी हुई है। लेकिन समय क्या हो जाता है, समय के साथ अगर वहां पर थोड़ी भी गर्मी हुई तो पानी पिघलना शुरू हो जाएगा। उस प्रकार से यहाँ क्या होता है कि ये हिमनद है। हिम मतलब क्या होता है? पर्वत। नद मतलब होता है नदी। एक बहुत जरूरी चीज है कि पूछा जाता है जगह कि नदी किस धातु से मिलकर बना है। तो क्या धातु है? अब इसे आपको जो पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। नद धातु से मिलकर बना है नदी, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब ये चीजें लगभग यही चीजें हैं जो कि आपको हर जगह मिलेगी देखने को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो है झेलम का ये ग्रुप है, जो मतलब जितनी भी नदियां हैं उसमें पाकिस्तान इंडिया के बीच में बंटवारा है, ठीक है। पाकिस्तान इसकी 80% यूज करता है। कितना करता है? 80%। भारत जो हमारा उनका समझौता हुआ है उसके तहत 20% ही उपयोग कर सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत है आज से उसे आजाद हुए काफी लंबे समय हो गए हैं। 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद बंटवारा हो गया था। तभी से यहाँ पर कुछ बांध बने हुए हैं, क्योंकि उसमें कहा गया था कि 20% आप यूज करोगे, तो 20% मैं कैसे यूज करूंगा? जब उन्हें अपनी तरफ ला पाऊंगा तभी यूज करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, बनाया गया था, ठीक है। नहर को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, अगर आप कहीं देखोगे तो, ठीक है, आपको ये जानना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो इसके लिए भारत ने यहाँ पर कृत्रिम जलाशयों के लिए बांध बनाया था कि बांध बनाकर रोक देंगे, लेकिन अब वो समय के साथ पुराना हो गया है। तो होता क्या है खास करके कि शुरुआत जो 80% और 20% है उसमें हम 20% को नहीं पाते, ठीक है, हम 15% पाते हैं।
वर्तमान में यही कंडीशन भारत में 15% ही पाता है। 5% हमारा क्या हो गया, पानी चला गया, मतलब कि हमारे लिए हानिकारक है। 5% इनको मिल गया। अब देखो पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए चलो भैया 5 मिला तो ठीक, अच्छी बात है, कहा जाता है हमारा, लेकिन वो इतना गधा किस्म, देखो वो गधा नहीं है, उसकी कंडीशन गधही किस्म की है। रीजन क्या है कि जब आप भूखे, कहते हैं ना कि मरता क्या न करता, अब उसे चंदा चाहिए, खोज रहा है हर जगह, भैया चंदा दे दो, चंदा दे दो। कहीं अमेरिका, कभी दुबई पास जाता है, कभी यूएई के पास जाता है, कभी चाइना से, मतलब लेता ही रहता है, भीख मांगता रहता है। अब भारत क्या है, भारत को चांद चाहिए, चांद मतलब कि गगनयान फिर से शुरू हो रहा है, आप जानते ही होंगे। तो आप देखो, अब ये जो 15% हम ले रहे हैं, 5% नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या करता है पाकिस्तान, ये जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में, जो कि कहां स्थित है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है। अब कहता है पाकिस्तान चला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में, वहां पर क्या कहता है कि भारत ने हमारे पास 5% पानी ज्यादा छोड़ा है हमारे देश में। अब बताओ, मतलब हम देखो एक प्रकार से ये है कि हम उसके पास अच्छाई नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, हम अपनी पानी रोक ही नहीं पा रहे हैं। ईमानदारी बात की जाए तो ये है, 5% पानी उसके पास एक्स्ट्रा चला जा रहा है, वो केस कर देता है। अब क्या होता है भारत उसके लिए, कभी कभी अब इंटरनेशनल में युद्ध होता है, बातचीत चलता रहता है, जो भी निकलता है उससे दोनों देशों का आपस में मानना पड़ता है। खैर कोई बहुत ज्यादा हानि भारत को नहीं होती, संभवतः कुछ इन्हें समझाना पड़ता है, भैया चलो ठीक है, जैसे बच्चे घर में रोने लगते हैं कि नहीं हम करना चाहिए, हमका ये चाहिए, तो कहा चले भैया जिनकर 5 रुपए ले ले तो शांत हो जा, ठीक है, ये कंडीशन होता है, जिसे वीक दिया जाता है वो शांत हो जाता है। अब यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जब हो जाता है तो भारत को चाहिए कि यहाँ पर कुछ न कुछ अपना नया किया जाए, उस पानी को रोक लिया जाए। लेकिन भारत क्या है कि ये राजनीति, जानते हो ना कि एक बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम शायद में नहीं याद है, उन्होंने कहा था कि राजनीति मूर्खों का शासन है। अब देखिए, हम राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहे, लेकिन आप सोचो कैसे। क्या आपको मालूम है कि 1947 में जब भारत आजाद हो गया था, उस समय जो प्रधानमंत्री तत्कालीन हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी, क्या उन्होंने जितनी भी योजनाएं लाई वो गलत थी? अच्छी थी, कुछ अच्छी थी और समझा, कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार होता है जो कि बाद में गलत या सही निर्णय कर लिया जाता है, ठीक है, उन्होंने अच्छी थी। अब आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी से पहले यानी कि मनमोहन सरकार थी, क्या उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए थे जो देश में कहीं काफी परियोजना शुरू करने का सोचा था? ये रूल है एक पॉलिटिशियन का कि जब हम वोट का चीजें नजदीक आती हैं वोट, तो कुछ ना कुछ नया कर देंगे, भैया इसे जिताओ ये करेगा। जबकि जान लो कि इक्स और इलेक्शन में जितने भी वादे होते हैं जनाब, उन्हीं को हवाई फायरिंग कहते हैं। इन पर कभी भी फंसना नहीं चाहिए अगर एक सच्चे वोटर हो तो। और बड़ी बात यह है कि हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसी भी लोगों को जातिवादिता के रूप में वोट मत दीजिए। अगर आपके लिए अच्छे हैं तो अच्छे दीजिए, नहीं अच्छे हैं तो हटा दीजिए, क्या जाता है, जो अच्छा लगे उससे दीजिए। लेकिन अब देखिए, मनमोहन सरकार ने कई योजनाएं लागू की, मोदी ने एक भी नहीं लागू की। अब मोदी जो लाएंगे, मोदी सरकार, वो मोदी लागू कर रहे हैं, अगर वो नहीं रहेंगे, कोई इधर आएगा तो भी उन्हें हटा देगा। लेकिन इससे नहीं होता कि तत्कालीन चीजें गलत हैं। अब इस चीज को पाकिस्तान बाकायदे जानता है कि अगर भैया भारत में पॉलिटिशियन चेंज हो गए, यानी कि सत्ता बदली, तो खत्म है वो परियोजना। अब कोई चीज भारत अगर यहां शुरू करना चाहता है, ठीक है, एक अगर जाकर लगा दिया, हर जगह नहीं लगा सकता, संभवतः ऐसा कभी कभी यहाँ पर हो जाता है सीमा के विवाद में या आसपास कुछ चीजें शुरू करना होता है जो जल समझौता ये करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल रिलेशन के तहत कोर्ट में अर्जी दायर कर दी तो 20 साल तो खींच ही जाएगा, वो जान रहा है। जब हम 20 साल खींच देंगे भैया, तो भारत में 20 साल में 4 पॉलिटिशियन चेंज हो जाएंगे, हो सकते हैं, कहना 2 तो हो ही जाएंगे लगभग, ठीक है। अब बताओ, अब जब 4 चेंज हो रहा है मैक्सिमम, तो भैया कहाँ गया आपका परियोजना, हट जाएगा। तो ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, ये भारत की स्थिति है वर्तमान में, ठीक है। खासकर जो सिंधु नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि 1-2 है और नदियां, आप अगर कहीं देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि सिंधु की सारी नदियां जो कि और अलग अलग हैं, ठीक है, इनमें भी 1-2 ऐसी जुड़ी हुई हैं, तो उन पर बहुत समय हो जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं देते, पूछे नहीं जाते उसे ज्यादातर। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। फरक्का बैराज जो कि बिल्कुल यहाँ सीमा पर बना हुआ है, बांग्लादेश में यहीं पर प्रवेश कर जाती है, आप जानते हो। ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि हरिद्वार में प्रवेश करती है, इसे आप जानते रहिएगा हमेशा। मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी यही प्रवेश करती है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि यहीं के जो है ये गंगा नदी कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। इसकी पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, आप लोग ये जानते होंगे। अब देखो,
लोग कहते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकली है, कभी कोई और कहता है, कोई कभी और कहता है। तो ध्यान देखो पहले, जो गंगोत्री हिमनद है, ठीक है, उसके पास में है। पहले चीज ध्यान दो, गंगोत्री हिमनद है जो कि पहाड़ी एरिया में है, ठीक है। तो ये सब आप जानते रहिए। वहां पर आप जब जाओगे तो देखोगे वहां से दो है, एक अलकनंदा आती है और एक आती है भागीरथी, ठीक है। एक गाना आपने सुना होगा कि भागीरथी देख तेरे तरफ से जिधर चले आए, ठीक है। तो वही तरफ ये जानते रहिए। ये क्या है, अलकनंदा भागीरथी। हो सकता है संभवतः ये भागीरथी हो, अलकनंदा हो, लेकिन यही दोनों, ठीक है। जब ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं तो यहाँ से गंगा नदी का नाम शुरू हो जाता है। अब आपके क्वेश्चन में अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि भैया बताओ, यहां पर हमने झेलम को लेकर आया, यहां पर हमने चेनाब को लेकर आया, ठीक है। अब ये सब तो आ गए, लेकिन आपने यहां पर नाम तो नहीं बदला, लेकिन यहां पर नाम क्यों बदल दिया? तो देखो भाई, जब हम कोई एक ऐसी नदी होती है जो बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उसमें कोई छोटी धारा आके विलय हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, छोटी धारा को भूल जाते हैं, ठीक है, ये बढ़के का हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक जब कंडीशन कुछ उल्टा हो जाता है, दो धाराएं बराबर गहरी, बराबर महत्वपूर्ण नदियां होती हैं, और जब दोनों मिलती हैं उस समय यह एक नियम है नामकरण का कि वहां पर दोनों का नाम नहीं रखा जाता, वहां पर किसी दोनों में से जोड़कर किसी एक नाम को उत्पन्न किया जाता है और रखा जाता है। इसका नाम गंगा रख दिया गया। गंगा हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में हमें शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, इन महत्वपूर्ण नदियों का नाम हमारे शास्त्रों में भी उपलब्ध आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये रूल है कि हम कैसे नामकरण किसी नदियों का करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब रियलिटी ये है कि गंगा नदी यहाँ से निकल गई, यहाँ पर मिल गई, ठीक है। अब ये उत्तराखंड में निकलती है, उत्तर प्रदेश में रहती है, बिहार में जाती है, बिहार के बाद में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से दो राज्य में जाती है और फिर मिल जाती है। जस्ट इसके बाद है ये जो यमुना नदी है, ये बंदरपूछ के पास है, यमुनोत्री हिमनद, ये वहां से निकलती है और इलाहाबाद के संगम नामक स्थान पर यह आकर मिल जाती है, या कह सकते हो जहां मिलती है उसे का नाम संगम कह दिया जाता है। लेकिन एक और सोच मिलता है कि यहीं पर सरस्वती नदी आकर क्या हो जाता है, विलय हो जाती है, जो कि भूमिगत हो जाती है। वैज्ञानिक लोग तो खोज कर रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ क्या है, कहाँ है, किससे हो जाता है, जबकि दोनों नदियां जिंदा है तो कहाँ चली जाती है इसका, ठीक है। ये आप जानते रहिए, इन दोनों की नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। दोनों क्या पूछता है, एक तो किनारे बसे हुए शहर को पूछता है, जो कि इस वीडियो में वो टॉपिक है ही नहीं, तो हम थोड़ा विस्तृत नहीं बात कर पाएंगे। दूसरा क्या पूछता है, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब लोग गलती क्या करते हैं, कभी कभी पूछता है उप सहायक नदियां। उप सहायक नदी मतलब होता है कि जो नदियां सीधा इस पे ना मिलकर यहां से मिले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सोन नदी है, क्या है, सोन नदी है, तो सोन नदी बिहार में जाकर मिल जाती है गंगा से, ठीक है। उसके बाद अब ये जो नदी है, सपोज करो केन है, केन भी है, ठीक है, ये जानते रहिएगा आप। केन नदी भी ये है यमुना की सहायक नदी, अब ये इसमें जाकर मिलती है। और यमुना जो नदी है, यमुना नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है गंगा की, जो इसकी सहायक नदी है। अब ये जाकर इसमें मिलती है और ये जाकर यहाँ मिल जाता है। अब क्या कहते हैं लोग, कहते हैं भैया केन तो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन केन जो है वो उप सहायक नदी गंगा की भी है, ठीक है, आपको ये जाना चाहिए। यहाँ पर स्थित है नेपाल, आप लोग यह भी जानते होंगे, ठीक है। तो नेपाल जो है, यहाँ से दो तीन नदियां निकलती है, जैसे कि पहला रामगंगा, रामगंगा यहाँ रह जाता है, ठीक है। एक निकलता है गंडक, ठीक है, एक निकलती है घाघरा नदी, ठीक है। ऐसे ऐसी नदियां कई निकलती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जो नहीं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये नदी जाकर फरक्का बैराज यहाँ पर स्थित है, यहीं पर बांग्लादेश चली जाती है। अब आपको ध्यान देना है, जो गंगा नदी है भारत में इसका नाम गंगा है, ठीक है, लेकिन जो बांग्लादेश है इस पर इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि गंगा जी का दूसरा नाम जो कि बांग्लादेश में प्रयुक्त होता है, तो वहां पर क्या होता है, इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा। अब दो तीन चीजें हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, यह भी यहाँ पर आती है, तो इसका नाम जमुना हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम यमुना है, ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना।
हो नहीं जाता, खैर यहाँ पर इस नदी को बोला जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बोली जाती है इस नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र मानी जाती है। अब ये देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे यहाँ पर इसका नाम पद्मा हो गया, ठीक है, हमें जानना चाहिए इसका नाम गंगा का यहाँ पर मिल जाती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है इसी तरह इसका भी नाम क्या हो जाता है यहाँ पर, कहां पर, तिब्बत में सांगपो नदी। क्या है, सांगपो, ये है सांगपो नदी। आपको एक चीज जानना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, सांगपो नदी। लेकिन जो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, दिहांग नदी के, दिहांग नदी। अब दोनों चीज है, दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र में, सॉरी, दिहांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। लेकिन दिबांग नदी जो है, दिबांग नदी ये क्या, इस सहायक नदी है इसकी, आपको ये भी जानना चाहिए। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में आती है, इसे जमुना नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये नामकरण भी आपको थोड़ा बहुत जानते रहना चाहिए, एक दो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको देखिए बहुत रटने वाली आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सांगपो, यहाँ पर सिर्फ दिहांग, ये सहायक नदी है, दिबांग हो गया, पद्मा हो गया, जमुना हो गया, ठीक है। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो इसे क्या नाम कहते हैं, आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए बता देते हैं, हम समय कम है। इसे नाम, इसका नाम है मेघना नदी। क्या नाम है, मेघना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी यहीं से अपना एक धारा निकाल देता है, एक धारा जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, ध्यान दीजिएगा। और एक धारा यहां से पहले से ही निकला होता है, ये है तिस्ता नदी। क्या है, तिस्ता नदी। जगह थोड़ा कम इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूं। तो तिस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिस्ता नदी क्या है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में हमेशा ये रहता है कि तिस्ता नदी के बीच में जल विवाद रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा ममता बनर्जी दीदी जी से कि दीदी जी अपने पड़ोसियों से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, अगर खासकर जो हमारी पड़ोसन हो तो, ठीक है, पड़ोसी जो हमें पड़ोसन हो, और पड़ोसन में भी मैं दुश्मनी कम नहीं लेना चाहिए जब हमारी पड़ोसन कोई हसीना हो, ठीक है। ये चीज में जाना चाहिए कि हसीना तो कहा जाता है ना, ठीक है। चल ये तू ही पी ले, समय समय पर थोड़ा मैं भी काम आते रहना, ठीक है। तो ये है, ठीक है, हमें जानना चाहिए कि जो बांग्लादेश है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर जूट का कारोबार होता है जो कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिटी में। यहाँ के जो लोग हैं, कुछ आतंकवादी यहाँ एक्टिव रहते हैं, वो उन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ के जो लोग हैं भारत के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये हमें जानना चाहिए। यहाँ से जूट का निर्माण होता है, अच्छा खासा उत्पादन होता है। देखो अच्छे क्या है, एक दूसरे से बनकर रहना अच्छा भी होता है। भारत के खिलाफ कभी कुछ नहीं करता, ये कभी कुछ नहीं करते हैं। इनकी जो मेन कुटीर उद्योग है जूट का उत्पादन, वो भारत के लिए बहुत लाभकारी है। तो इन्हें बेचना है, पैसा चाहिए, उसके बाद में इन्हें भी चाहिए, जूट का चाहिए। तो दोनों में एक दूसरे में अपना अपना एक दूसरे के पूरक है, इसलिए बना रहता है। भारत में 26 जनवरी को अगले साल था या कितना था, मैं याद बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना, आपने देखा होगा पिछली बार इन्होंने अपनी कुछ सैन्य टुकड़ी भेजी थी जो कि परेड में शामिल हुए थे, ठीक है। पहली बार है किसी दूसरे देश के सैनिक किसी दूसरे देश में जाके परेड कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन, ठीक है। और यह पहली बार है और पहला देश है इसने, और पहला देश ये जहाँ पर हुआ है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो अब हमारे लिए 2 तंत्र हो गए, लगभग 3 तंत्र हो गए, 2 के साथ साथ सिंधु नदी तंत्र आपने पढ़ लिया, ये हो गया आपका गंगा नदी तंत्र भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। एक दो बता देता हूँ, यहाँ पर चंबल नदी है। क्या है, चंबल नदी भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेतवा नदी भी है, ठीक है, चंबल भी है, बेतवा नदी है। रफ पेन लीजिए दोस्तों, थोड़ा लिखते चलिएगा। रीजन ये है कि थोड़ा ये मेरा पहले वीडियो है, थोड़ा हमें एक नयापन लग रहा है सब कुछ, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं जितना हो सके हम आपको बिल्कुल बताएं। तो तीसरी नदी ये जो है कि बहुत ही लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक है। भारत में इसकी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी रहता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, जो कि भारत यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, हमें यह भी जानना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी यहां से आता है कि कानपुर किस नदी किनारे है, प्रयागराज जिसका नाम पहले इलाहाबाद था वो किस नदी किनारे है, आगरा किस नदी किनारे है, हमारा जो प्यारा दिल्ली है दिल वालों की, यह किस नदी किनारे है, सब जमुना नदी किनारे, ठीक है। ये आगरा है, यहाँ पर आगरा भी जमुना नदी किनारे है, ठीक है, आगरा। उसके बाद गंगा नदी किनारे भी काफी अच्छे अच्छे हैं। अब देखो यहीं पर एक है हमारा राप्ती नदी, कभी कभी लोग इसे ताप्ती पढ़ लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कभी क्वेश्चन एक पूछा गया था इसमें से कि गोरखपुर, योगी जी है क्या, ठीक है, तो गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। अब आ जाइए अगले बात पर। अब देखो
सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया जो कि मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बंगाल खाड़ी में आके गिर जाता है। गंगा नदी तंत्र आपने पढ़ लिए। अब दो चीजें बचती हैं, एक बचता है आपका पूर्वी घाटी नदियां, एक पश्चिमी घाटी नदियां। पूर्वी घाटी नदियां पहले हम आपको बात पढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा है इसलिए पहले आप पहले नंबर में जान लीजिए पश्चिमी घाटी नदियां। पश्चिमी घाटी नदियों में आपको मैं अगर सही से बताऊं तो केवल दो नदियां हैं जो कि आपके बहुत काबिल है, ठीक है, बाकी और नहीं है, बाकी एक दो और हम बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर है एक मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है विंध्य श्रेणी पर्वत श्रृंखला, जो कि काफी लंबी दूरी तक आता है, लगभग यहाँ तक आता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जगह है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत ज्यादा बांध बने हुए, नागार्जुन बांध है, ठीक है, ऐसे कई बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बांध में पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसी के नीचे है बैतूल जिला, एक है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, वहां पर सतपुड़ा नाम का पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से निकलता है आपका ताप्ती नदी। अब ये पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन देखो आप पश्चिम से पूर्व तरफ बहता है, हर नदी लगभग, ठीक है, लेकिन ये भी बह रहा है, देखा ध्यान से आप अगर देखोगे तो ये भी पूर्व से पश्चिम बह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि भारत की जो ये नदियां हैं खास करके, इसे अगर ऐसे चेंज करोगे, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। लेकिन जो और नदियां, ये जो क्षेत्र हैं, ये सब ये हो गया जैसे कि उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। इसलिए इसे थोड़ा मैं कहूंगा कि इसके अपेक्षा ये सही उत्तर नहीं होगा। तो कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन सी नदियां जो बहती हैं, तो उनमें आपको नाम जानना चाहिए कि एक है क्या नर्मदा, ठीक है, एक है क्या ताप्ती नदी, ठीक है। अब एक दो नदियां और हैं, जैसे कि यहाँ पर है लूनी नदी आता है जो कि हमारे यहीं पर समाप्त हो जाता है, राजस्थान में ही वह यहीं से निकलता है, ठीक है। तो खासकर यही दो नदियों के बारे में आप अगर जानते रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ देखोगे कि एक और नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है घग्घर नदी। क्या नाम है? घग्घर। देखिए घाघरा अलग नदी है, ठीक है, घग्घर अलग है, गंडक अलग है, ये सब आप जानते रहिएगा। ये क्या है कि यहीं से शिवालिक श्रेणी से निकलती है, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणी से निकलती है, और ये होते होते यहीं पर आकर विलुप्त हो जाती है गर्मियों के समय में, ठीक है। एक नदी है लूनी नदी, जो कि राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। वह भी क्या होता है कि मौसमी नदी है। पूछा जाता है राजस्थान की कौन सी नदी? मौसमी नदी है, तो मौसमी नदी आपको जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी है, ठीक है। तो ये दो नदियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पश्चिमी क्षेत्र में पढ़ना है। अब बात करते हैं पूर्वी एरिया की। पूर्वी एरिया में से कई नदियां हैं, ठीक है। पहले देखिए, एक है महानदी। क्या है? महानदी। क्या नाम है? महानदी। देखो यार, नाम तो भले ही महानदी है, लेकिन ये बड़ी भयंकर नदी है, जो कि बहुत ही गंदी नदी है। गंदी मतलब कि प्रदूषित नदी है। लेकिन आप देखोगे, गूगल में सर्च करोगे तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी जो है उसमें आप पाओगे कि जमुना है, लेकिन यह भी है। इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के जैविक मरुस्थल। ये बहुत ही खतरनाक पानी से भरा है, ठीक है, आपको ये चीज जानना चाहिए। और स्वच्छ पानी तो हमारे गंगा जी में भी नहीं रह चुका है, लेकिन बड़ी पावन है हमारे लिए। इसमें गंगा डॉल्फिन रहती है गंगा नदी में, जो कि यह दर्शाती है कि जितना डॉल्फिनों की संख्या होती रहेगी उतना साफ पानी इसमें मौजूद है, यह बात बताता है। लेकिन गंगा नदी की भी जो है, जैसे कानपुर है, आगरा है, ठीक है, और बहुत बड़ा शहर है प्रयागराज भी है, इसमें जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है जाता है, इसमें चला जाता है गंगा जी में, तो बहुत ही खतरनाक चला जाता है। ऐसे ऐसे करके आगरा खैर इसमें है, जमुना जी में है, तो ये भी धीरे धीरे करके यहीं पर आ ही जाता है। तो इस तरह से ये भी प्रदूषित हो रहा है। तो हमें एक प्रकार से समझना चाहिए कि यार हमारे लिए जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा हम बचाने का प्रयास करें, वेस्ट ना करें। है अभी छत्तीसगढ़ के सिंहवा से निकलती है। क्या होता है? छत्तीसगढ़ के सिंहवा से निकलती है, और ये धीरे धीरे करके जाकर बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। बहुत छोटी है, तो इसे आप जानते रहिए, महानदी है, छत्तीसगढ़ के सिंहवा से निकलती है, इससे कुछ पूछा नहीं जाता इसमें। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट नदियां, एक है गोदावरी और दूसरी क्या है? कृष्णा नदी। क्या है? गोदावरी, कृष्णा। अब यहाँ पर है, आपका ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जगह है नासिक। नासिक के पास एक जगह है त्रयंबकम पहाड़ी, ठीक है। त्रयंबकम पहाड़ी से जो होती है महानदी निकलती है, और महानदी धीरे धीरे करके
बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसे भारत में दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसमें पानी, ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है, आपको जाना चाहिए। उसके बाद में जस्ट इससे नीचे थोड़ा जगह है, इसे कहते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और ये भी धीरे धीरे से ही करके कुछ दूर तक पैदल चलती है, उसके बाद में अभी बंगाल खाड़ी में जाकर चली जाती है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण नदी है। एक कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है जिसका नाम है, यहाँ पर है गोवा और यहाँ पर है कर्नाटक, ठीक है, आपको ये चीज आना चाहिए। ये है केरल, कुछ और अंदर तक है, उसके बाद यहाँ पर है तमिलनाडु, ऐसे है, आप देख सकते हो मैप में। तो कर्नाटक का कुर्ग जिला है। कुर्ग जिले में आप देखोगे कि ये तमिलनाडु के से होते हुए ये चला जाता है बंगाल की खाड़ी में, ये भी जाकर गिर जाता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, महानदी, और इसका नाम है कावेरी। अब एक नदी और है, उसका नाम है पेन्नार नदी। क्या नाम है? पेन्नार नदी। जो ये पेन्नार नदी है एक कर्नाटक में ही कोलार जिला है, ठीक है, और वहां पर एक है नंदी दुर्ग पहाड़ी, ठीक है, नंदी दुर्ग पहाड़ी है, और ये वहां से निकलता है जी, और यह भी इसे करके चला जाता है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा एक चीज, अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपसे हमेशा पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी घाट की नदियां हैं। देखिए पूर्वी घाट की नदियां मतलब ये कि पूर्वी घाट में ही उत्पन्न हुआ, वैसा नहीं है। ये भी नदियां पूर्वी घाट की है, पश्चिम में निकल रही है लेकिन पूर्वी में मतलब पूर्वी घाट की नदियां मानी जाती है, ठीक है। इसमें कहेगा जैसे कि इनमें कहेगा कि देखो भाई, अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप लेखपाल ही ले लो, पुलिस ही ले लो, और छोटे मोटे वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर केवल ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन पूर्वी है कौन पश्चिमी घाट की है, ठीक है, बस इतना। लेकिन जैसे आप स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हो, आईएएस तैयारी कर रहे हो, वहां पर क्या पूछा जाता है, कुछ समझो ध्यान से। वहां पर कहता है भैया क्या कारण है कि पश्चिमी क्षेत्र की नदियां निकलती तो पश्चिमी क्षेत्र में है, लेकिन वह जाकर पूर्वी क्षेत्र में जाती है। लेकिन आप देखोगे कि समंदर जो है इनसे नजदीक है ना, तो ये कारण क्यों नहीं है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो कारण क्या है कि जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट की अपेक्षा बहुत ऊंची हैं, ठीक है, और जब कोई चीज ऊंची से निकलेगी तो उसका चाहे हुआ 10 मीटर दूर में समंदर क्यों ना हो, वो अपने खाल से ही जाएंगी। जब वो खाल से जाती है धीरे 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 यहाँ पर घाटियां कमजोर होती चली जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब ढाल मिलता है, धीरे धीरे जाकर यहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ की जो ऊंचाई है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी सपोज करो गंगा यहाँ कोई एक नदी यहाँ से निकल रही है, पहाड़ और ऊंचा, अब इसे थोड़ी कि यहाँ से चढ़कर इधर जाकर गिरेगा, भैया ऐसा है कि वो लंबा बहुत रास्ता है, वहां नहीं जाते हैं, पकड़िए कूद के चलो मिल जाते हैं, कहा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसका एक कारण यही मान सकते हो कि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की अपेक्षा काफी ज्यादा ऊंची हैं। कभी कभी पूछता है कि पश्चिमी घाट जो दक्षिणी भारत है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है, ध्यान दीजिए प्रायद्वीप उसे कहते हैं जहां का क्षेत्र 3 ओर से पानी से घिरा हो। एक ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये दूसरे ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये तीसरे ओर से, ठीक है। तो इतने जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इन्हें प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो है नीचे क्षेत्र में काफी पहाड़ियां, जो कि हम पहाड़ी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक का हमें वेट करना होगा। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वह होगा भारत की प्रमुख पहाड़ियां। देखो यार, हम बहुत ज्यादा लिखते नहीं हैं, इसका कारण ये है कि हमें समझाना ज्यादा बेटर लगता है, तो हम समझा दिए आपको काफी अच्छी तरीके से हमें लगता है, ठीक है। अब ये भारत की प्रमुख पहाड़ियां पढ़ाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये जो टॉपिक है अगले संडे को इसे प्लस हम विश्व की प्रमुख नदियां, ठीक है, ये दोनों टॉपिक मिक्स करते हैं, क्योंकि जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं ये बहुत ज्यादा संख्या नहीं, ज्यादा 8-10 हैं। इनके बारे में बहुत ज्यादा बताना भी नहीं, क्योंकि इतना ही पूछता है कि जैसे कि चाइना कर दिया, चाइना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या चाइना के जो एक है हांगकांग है वो किस नदी किनारे स्थित है, ऐसे काफी चीजें पूछता है, ठीक है। रूस की नदी कौन सी है, पूछ लेगा कि स्विट्जरलैंड में कौन सी नदी बहती है, ऐसा नहीं पूछेगा। खैर अब ये जानते रहिएगा, नदी का नाम देगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी के रूप में पूछा जाता है,
विश्व में नहर पूछता है। तो इन सब चीजों को हम अगले कल पढ़ेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है ये वाला, और दोनों है। खैर ये थोड़ा हमें विस्तृत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे भारत का ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के लेखपाल की परीक्षा दे रहे हो, अगर नहीं भी दे रहे हो, तो मैं कहना चाहूंगा आप पढ़िए। हमारा एक वीडियो हमेशा आता है जो कि खैर ये पहला ही हमारा वीडियो है जो कि हमारे चैनल पर पड़ रहा है, इसलिए आप प्लीज सपोर्ट की परम आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर इच्छाएं आपकी हो कि वीडियो जो भविष्य में देखा जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति पैदा होते ही बहुत बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे वो गेन करता है। तो क्वालिटी वीडियो में भी आएंगी, आप में भी आएंगी। जो कमियां उसे छिपाने में कोई शर्म तो होना नहीं चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो भी हो काफी अच्छे समय के साथ सुधारी जाएंगी। आपके अगर सपोर्ट मिलता रहा तो ठीक है, तो शेयर कर दीजिए। अगर इच्छाएं हो आपकी, आपको लगता है कि नहीं वीडियो अच्छा है, समय बर्बाद नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर बुरा ना लगा हो तो मैं तो कहूंगा, क्योंकि शुरुआती टॉपिक है इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद में सब्सक्राइब कर लो अगर आपको भविष्य में भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखना है। और डेली शाम को मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें हम लेखपाल की तैयारी कराएंगे रोज रोज, जो कि आज से ही शुरू हो जा रही हैं। रोज हम आपको एक वीडियो देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।